Hi guys, क्या हाल है बच्चों? I hope all of you are doing good. And today we are going to start with the first chapter in physics. And all of you know it. It is about electric charges and field. ये हमारा चैप्टर 1 है फिजिक्स का, फर्स्ट बुक का. एंड in the CUET exam you can expect close to 3 questions from this. एक क्वेश्चन फोर्स या फील्ड पे हो सकता है, एक क्वेश्चन डाइपोल पे हो सकता है और एक क्वेश्चन गॉस लॉ पे हो सकता है. सो you will be able to do the question on force and field easily, but you might face a problem in a question on dipole or Gauss law for the simple reason that we do not do it properly while we are preparing for the boards. हमें मुश्किल लगता है. और दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये फॉर्मूले थोड़े ज्यादा होते हैं तो याद रखने में प्रॉब्लम होती है. सो व्हाट आई हैव डन इज in this chapter I'm going to take next 20-25 minutes and I'll only talk about the important formulae that you have to remember. आपको उसके अलावा कुछ नहीं देखना है. You need to follow these formulae that I'm going to discuss. उससे इधर उधर मत भटकिएगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा. That's it. That should be your aim and you should aim at doing electrostatics और preparing electrostatics का ये वाला chapter in 2 to 3 hours at the most, doing all the questions and going through my session. That is what I would want you to do. So शुरू करते हैं. In this chapter we'll be looking at Coulomb's law, we'll be looking at electric field, its introduction and electric field due to a point charge which is simple. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तक भी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आती है डाइपोल और गॉस लॉ में. सो फोकस प्रॉपर्ली ऑन दोज. राइट, हम शुरू करते हैं. लेट्स डू दी सिंपल थिंग्स क्विकली. एंड नाउ व्हेन आई लुक एट द फर्स्ट थिंग व्हिच इज अबाउट द कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ में हम सब जानते हैं कि इट टॉक्स अबाउट द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. तो पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे. जितने भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होंगे हमें कुछ और करना पड़ेगा टू डू दैट, एंड दैट इज व्हाई वी स्टडी गॉस लॉ. तो अभी हम इस पे आते हैं. पॉइंट चार्जेस, अगर चार्जेस सिमिलर हैं, पॉजिटिव है दोनों या नेगेटिव हैं, the force would be repulsive. If they are of the opposite nature, the force would be attractive. The magnitude of force is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital K Q1 Q2 by R square. Epsilon naught is the permittivity of free space and K is the dielectric constant. This K indicates how insulating the medium is. जितना मीडियम ज्यादा इंसुलेटिंग होगा, कैपिटल K बड़ा होगा और दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कम होगा बिकॉज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K. नेक्स्ट, let us try to look at what happens if there are more than 2 charges. For example, here we have 4 charges and we are trying to find the net force on one of the charges. बच्चों एक एक करके ही आप फोर्स निकालेंगे. आप चारों चार्ज पे एक साथ फोर्स कभी नहीं निकाल सकते. सो आप किसी एक चार्ज पे फोकस करेंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए. सपोज आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फोर्स ऑन D एंड देयर आर 3 अदर चार्जेस A, B एंड C. और मान लेते हैं चारों या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं. सो दे वुड बी ओनली एक्सर्टिंग रिपल्सिव फोर्सेस. अब on D, the force due to A would be in this direction, the force due to B would be in this direction and the force due to C would be in this direction. पहले आप इंडिविजुअली हर एक का फोर्स निकालिए और हर फोर्स को निकालने के लिए आपको उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड चाहिए और उन चार्जेस के बीच का सेपरेशन चाहिए. सो इफ आई हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन D ड्यू टू B, आई नीड टू नो दिस सेपरेशन. इफ इट इज अ स्क्वायर फिगर, दिस वुड बी √2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर. ये फोर्सेस निकालने के बाद हम इन फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे. नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब यह है कि इंडिविजुअली हर फोर्स को निकालिए और उन्हें फिर सुपर इंपोज करिए, यानी ऐड कर दीजिए वेक्टोरियली. तो इसीलिए वेक्टर एडिशन का मतलब स्केलर एडिशन नहीं है कि फटाक से सबके मैग्नीट्यूड जोड़ दिए. यू हैव टू स्प्लिट देम वेक्टोरियली एंड डू इट. तो नॉर्मली ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक वाई में है. जो फोर्स ऐसे है इंक्लाइंड, उसका एक्स कंपोनेंट इधर कर देते हैं, वाई कंपोनेंट इधर कर देते हैं. फिर हम पे टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन आ गया, टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन आ गया. सो इफ वी हैव टू ऐड मेनी वेक्टर्स, split them into components,
find the total component in the x, y and z direction, and then you have the vector with you. So that is how you should do it. Simple. Next, मैं बात करता हूं अब इलेक्ट्रिक फील्ड की. Now, what is electric field? If I look at field, field means a region where a particular effect can be felt. Electric field की बात अगर हम करें तो if I have a positive charge, तो सबसे पहले इसकी फील्ड देखने के लिए हमें एक और चार्ज लाना पड़ेगा. वो चार्ज कहलाता है टेस्ट चार्ज, वी ऑल नो. और टेस्ट चार्ज जो हम लेके आते हैं वो पॉजिटिव होता है हमेशा और यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है. सो टेस्ट चार्ज को अगर हम इस चार्ज या इस चार्ज से कुछ भी दूर रखेंगे तो उस चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा, लेट अस से वो फोर्स है F0. उस F0 फोर्स को जब मैं चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 से डिवाइड करूंगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इफ दिस चार्ज इज स्मॉल q और इफ दिस चार्ज इज ट्रीटेड एज स्मॉल q, तो जो हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, लेट से हम यहां पर लेके आते हैं टेस्ट चार्ज, इसके पास Q0 एंड दिस इज योर सेपरेशन R. सो फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कोई तो कैपिटल K भी आएगा, Q अपॉन R स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर. R वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द चार्ज whose field we are testing to the test charge. नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा. So that is why you can see the arrows being directed exactly opposite to each other. I hope this must be clear to you. अब अगेन जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था, फील्ड में भी वही चीज होगी. सो फोर्स में हम जानते हैं कि we had to add many forces, we had to do the superposition, we had to use the superposition principle. Here also we do the superposition. So if there are, let's say, Q1, Q2, Q3, 3 charges and we are trying to find the field at P due to them, तो मैं फील्ड एट P ड्यू टू Q1 निकालूंगा. Q1 की फील्ड इधर E1 डायरेक्शन में आई, Q2 की फील्ड E2, Q3 की फील्ड E3. इन तीनों का मैं वेक्टर सम करूंगा. ये ध्यान रखना, इट इज वेक्टर सम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट is the vector sum of the fields due to individual charges. This is what you have to keep in mind. करना वैसे ही है जैसे फोर्स के केस में आपने सीखा. I think it is simple to understand and you all know it. मैं आगे बढ़ता हूं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्राइमरीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें देखनी है इस टाइप के सेटअप के लिए, where we have two positive charges or a positive and a negative charge of equal magnitude. So if these two positive charges are there, they have to be of equal magnitude. इस केस में जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से हमें दिखाई देंगी, वी ऑल नो इट. एंड एट द सेंटर हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0 एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट. सो यहां पर कभी फील्ड लाइंस नहीं दिखेंगी, राइट. सिमिलरली अब अगर मैं इधर आता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे, तो यहां न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा. द फील्ड लाइंस वुड बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज हाउ द सेटअप वुड लुक लाइक. ये दोनों डायग्राम्स आपको ध्यान होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. यू माइट सी देम इन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, वो याद रखना है इफ वी हैव अ चार्ज्ड रिंग. एक चार्ज्ड रिंग है, उसकी एक्सिस पे एट एनी पॉइंट P वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ if I assume this charge ring to carry positive charge and I place a point charge Q0 unit charge to check the electric field intensity, we all know that if we know the radius of the ring and we know the location of the point on the axis, let's say it is at a distance Z, we can find small r, which is the separation of point P from each point on this ring. हर पॉइंट रिंग का r डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द पॉइंट P. अब नॉर्मली हमें इस केस में चार्ज डेंसिटी दी होती है, और चार्ज डेंसिटी नॉर्मली, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी देखनी होती है. यहां पे पूरी डिस्क नहीं है, ये रिंग है, इसलिए मैंने यहां पे ये लिख के आपको दिखाया है कि आप सिग्मा कभी मत देखिएगा, आपको देखनी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, याद रखने का फॉर्मूला,
ये स्मॉल k जो है दिस इज डिनोटिंग 1/4 pi epsilon naught, right? Lambda 2 pi r dash, this value denotes the charge q on the ring. Z is this axial length. और नीचे आपको पता है, नीचे इन सारे टर्म्स में स्क्वायर आता था, पर यहां पे 3/2 पार इसलिए आ रही है क्योंकि हमें r लेना है, r, और r की वैल्यू है z स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर का अंडर रूट 1/2, उसका क्यूब कर रहे हैं क्योंकि डायमेंशनली आपको याद रहेगा ऊपर भी z आ रहा है। इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए याद रखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द रिंग gives you lambda into 2 pi r, 1/4 pi epsilon naught is k, z आ गया एंड नीचे आ गया z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ यानी डाउनवर्ड हो जाएगी। दैट्स ऑल। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर नाउ। नाउ वी मूव ऑन टू द डाइपोल, एंड डाइपोल में हमें कुछ ही चीजें याद रखनी है। You all know what is the dipole moment. Dipole moment is defined as the magnitude of charge multiplied with the separation between the charges. यहां पर अगर ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d बहुत छोटा होना चाहिए। These are atomic distances, इसलिए ये बहुत छोटे होंगे। अब यहां पर मैंने एक एक्सियल लाइन यानी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं। उस पॉइंट की पोजिशन हम कहां से लेते हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल से। सो सेंटर ऑफ द डाइपोल से हम उस पॉइंट की पोजीशन देखें, इट इज एट अ डिस्टेंस z, राइट। डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज अपवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, सो इसीलिए E वेक्टर का डायरेक्शन और P वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। सो E की वैल्यू आती है 2p अपॉन 4 pi epsilon naught d क्यूब। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको कि ये फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें, यानी डाइपोल यहां पर है, हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देख रहे हैं विच इज एट अ सेपरेशन d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल वेक्टर आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहां पे एक माइनस साइन दिखाया है। सो E जो यहां पे आएगी, दिस वैल्यू इज हाफ ऑफ द एक्सियल पोजीशन। तो अगर एक्सियल पोजीशन पे हम देख रहे थे एट अ सेपरेशन D फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसकी ये वैल्यू हाफ है मैग्नीट्यूड में, और एक्सियल पोजीशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। The equatorial position electric field is opposite to the direction of the dipole moment, and that is why this negative sign is there. ये बहुत important point है यहाँ पे। So note that the electric field and dipole moment are in opposite direction if you are finding the electric field at the equatorial position. Clear है? मुझे लगता है आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। And next important things in dipole is that if you place a dipole in an external electric field, यहां पे ये E external electric field है, if you place the dipole here, ये रहा डाइपोल का एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्सेस हमने दिखाए हैं QE माइनस QE। सो इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल लाइक दिस। सो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। प्लीज रिमेंबर इट इज P क्रॉस E एंड नॉट E क्रॉस P, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अदरवाइज उल्टा हो जाएगा अगर आप E क्रॉस P लिख गए। एंड मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी PE साइन थीटा। यहां पे थीटा जो है, ये थीटा एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है ये। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इज गिवन बाय माइनस PE cos थीटा। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और माइनस P डॉट E है, ये ध्यान रखना है। आपको कभी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो फॉर्मूला याद मत कीजिएगा, यही फॉर्मूला लगा लिएगा।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा एट थीटा 2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 और दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा और फॉर्मूले याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा। सो कुछ लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखते हैं। आई स्ट्रिक्टली एडवाइज डोंट कीप इट इन माइंड, फॉलो दिस। समझ में आ रहा होगा बच्चों? सो दिस पार्ट इज आई होप क्लियर। नाउ आई कम टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, which is electric flux and Gauss law. We all know what flux is. I will not talk about flux here. We know that it is the dot product of electric field and the area vector. But हम Gauss law use करते हैं. Gauss law primarily says that surface integral E dot ds over a closed surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught. Gauss law use करके हम कुछ बहुत लंबे charge systems की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज अराउंड इट। नाउ रिमेंबर द लाइन चार्ज हैज टू बी वेरी लॉन्ग एंड द पॉइंट वेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लोज बाय। सो अगर मैं देखूं तो लेंथ ऑफ दिस वायर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू आर, where R is the point where I am trying to find the electric field. तो हम जानते हैं, अब ये देखिए आपको एक ट्यूब रॉड जैसा दिख रही है फील्ड, जो चार्ज लाइन है। अब इसकी जो फील्ड होगी, जैसे आप देखते हैं ट्यूब रॉड की जो लाइट है वो इस तरह से जाती है। ये वायर, ये अगर ट्यूब रॉड है तो ऐसे लाइट जा रही है, इस तरह से जा रही है। सो इसलिए हमने बनाया एक सिलिंड्रिकल सरफेस अराउंड इट। इस सिलिंड्रिकल सरफेस का जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स होगा, फ्लैट सरफेसेस के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर टू एन एरिया और इन एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एनीवे ये डेरिवेशन लिखा हुआ है बट यू डोंट नीड टू लुक एट दिस, आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है। Electric field in magnitude is equal to lambda. Lambda is the linear charge density divided by 2 pi epsilon naught r. अगर मीडियम आ गया कोई तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, which means epsilon naught into k, and r is the radial separation of that point from the wire or perpendicular separation of the point from the wire. Right? ये फॉर्मूला हम सबको याद होना चाहिए, this one. That is all I want you to remember here, nothing else. Derivation से हमें कोई मतलब नहीं है। Now, if I look at the next case where we're talking about a sheet of charge. Now, a sheet of charge, if you look at a sheet of charge, electric field will always be perpendicular to the field, to the sheet. Sheet of charge के हम center के around electric field निकालते हैं, हम उसके एजेस की तरफ नहीं निकाल सकते गॉस लॉ से। सो वी आर लुकिंग एट अ वेरी लार्ज शीट। वेरी लार्ज शीट डज नॉट मीन इट इज वेरी लार्ज, इट मीन्स दैट द डायमेंशंस ऑफ द शीट आर वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू द लोकेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर वेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम किसी शीट से कुछ इतने डिस्टेंस पे पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से इस पोजीशन पे एट एक्स, तो ये शीट की डायमेंशंस इस x के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होनी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है ड्यू टू अ शीट, ये आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट। इफ द शीट इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द शीट एंड परपेंडिकुलर टू इट। इफ द शीट इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज टुवर्ड्स द शीट। अब शीट के बाद प्लेट की अगर हम बात करें, सो इफ यू लुक एट अ प्लेट, plate will look like this. So बच्चों sheet की बात हो गई। This is the formula for sheet. Sheet means single sheet, bed sheet, पतली। Plate means a thicker part, है ना। Plate को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, it's like a cuboid with lesser depth। तो उसकी बाकी दोनों dimensions बड़ी हैं, thickness बहुत कम है, it's a plate। So plate को हम अभी यहां पर अगर देखें तो plate has basically, if you look at this plate, it has 2 sheets. If it is 2 sheets, then the electric field due to the plate will be twice the electric field due to a sheet, and hence it comes out to be sigma upon epsilon naught.
तो जब भी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इट विल ऑलवेज बी ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड while you're remembering it. Again, due to sheet, it is sigma by 2 epsilon naught. Due to a plate, it is double of the electric field due to a sheet, and it comes out to be sigma by epsilon naught. ये दोनों confusions नहीं होने चाहिए, ज़्यादातर बच्चों को होते हैं. I wanted to clarify this. Now we look at a spherical charge distribution. So if I have a spherical charge distribution, a sphere, if I have a sphere, right, the radius of the sphere, let's say, is capital R, and there is a charge small q on the sphere. Now this is a conducting sphere, so the charge is uniformly distributed, and if this is a conductor, ये याद रखना इसलिए मैं लिख दे रहा हूं conductor, then inside it the electric field is always 0. E inside is 0. अब surface और उसके बाहर की electric field के लिए we can assume that the charge is concentrated at the center. So electric field at the surface will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught small q upon the radius square, that is capital R square. If I go outside to a point here where small r is greater than capital R, then the electric field is given by this formula. तो ये formula हमारा electric field का होगा if the point is outside or at the surface, क्योंकि at the surface भी अगर है तो स्मॉल r की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगी और फॉर्मूला ये हो जाएगा. और फॉर ऑल अदर पॉइंट स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर any point where we are trying to find the field due to a spherical charge distribution at the surface or outside, and inside is always 0. Now if I graphically plot this electric field versus R, you will see that till you reach the value capital R, electric field is 0. At a value capital R, electric field jumps to a maximum value, which is this particular value at the surface, and then beyond the surface it is inversely proportional to small r square, and hence it falls like this. So ये वाला graphical representation भी आपको पता होना चाहिए. With this, I have come to the end of this session, and we have done everything related to force, field, dipole and Gauss law that is important for an exam like CUET. In the next session, we will be doing some questions on this, and it will be a part of the exercise that you have with you. Right. So we'll stop here. I hope you'll revise it once at home before you start doing the questions, and I wish you all the best for this particular chapter and hope that you get 3 questions from it which you're able to do with ease. 1 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा. टाइम का ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी करना और मस्त रहना. थैंक यू. हैव अ गुड डे.